Namaskar, welcome at English Study. I'm Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice set 28. Please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question. Who wrote in the preface to his Renaissance studies, what is more important is not that the critic should possess a correct abstract definition of beauty for the intellect, but a certain kind of temperament, the power of being deeply moved by the presence of beautiful objects. Walter Pater. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किसने अपने रेनेसा स्टडीज में ये बात कही है। तो वॉल्टर पेटर ने कहा है। वॉल्टर पेटर का वर्क है रेनेसा स्टडीज, और रेनेसा स्टडीज के लिए ये एक प्रीफेस लिखते हैं। उसी प्रीफेस में उन्होंने ये बात कही है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज नॉट दैट द क्रिटिक शुड पोजेस अ करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी फॉर द इंटेलेक्ट। तो क्रिटिक के अंदर इंटेलेक्ट के लिए एक करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी नहीं होना चाहिए, बट उसके अंदर सर्टेन काइंड ऑफ टेम्परामेंट होना चाहिए। तो ये बात वॉल्टर पेटर कहते हैं अपने वर्क रेनेसा स्टडीज के प्रीफेस में। क्वेश्चन नंबर 2, who argued in his brilliant essays on the birth of tragedy that tragedy is profoundly musical. Here is question that कि who argued in his brilliant essay, किसने अपने brilliant essay the birth of tragedy में कहा है कि tragedy is profoundly musical. तो this is फ्रेडरिक नीत्शे। देखिए जो फ्रेडरिक नीत्शे हैं, इन्होंने कहा है अपने वर्क द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में कि जो ट्रेजेडी है वो प्रोफाउंडली म्यूजिकल है। तो याद रखेंगे द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी ये एस्से है और ये किसका वर्क है? फ्रेडरिक नीत्शे का वर्क है, और इन्होंने इस वर्क में ट्रेजेडी को प्रोफाउंडली म्यूजिकल बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन लाइन ऑफ सक्सेशन ऑफ द फ्रेंच सिंबोलिस्ट मूवमेंट, इट इज जनरली अ ग्रेट runs from Baudelaire to Mallarmé and then to Valery. तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है? फ्रेंच सिंबोलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इन दिस क्वेश्चन ऑफ फ्रेंच सिंबोलिस्ट मूवमेंट्स, क्वेश्चन इज दैट कि जो फ्रेंच सिंबोलिस्ट मूवमेंट का जो लाइन है सक्सेशन का, वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंच सिंबोलिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले बॉडलेयर हैं। बॉडलेयर से फिर मलारमे उसको कैरी ऑन करते हैं, देन वैलेरी कैरी ऑन करते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंच सिंबोलिस्ट मूवमेंट, बॉडलेयर जो राइटर हैं, फ्रेंच राइटर, वहां से शुरू होता है, उनके यहाँ से, फिर मलारमे के साथ जाता है और फिर वैलेरी के साथ जाता है। तो बॉडलेयर, मलार्म एंड वैलेरी, ये जो सक्सेशन की लाइन है, याद रखेंगे यहीं से फ्रेंच सिंबोलिस्ट होकर गुजरता है। तो फ्रेंच सिंबोलिस्ट मूवमेंट को सबसे पहले बॉडलेयर शुरू करते हैं, फिर उससे आगे मलार्म कैरी करते हैं, फिर उसे आगे बढ़ाते हैं वैलेरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what did W.B. Yeats refers to as the greatest of all powers whether they are used consciously by the masters of magic are half unconsciously by their successors, the poet, the musician, and the artist. Its symbols. The question is that what did W.B. Yeats refer to as the greatest of all powers? किस चीज को W.B. Yeats कहते हैं कि सभी पावर में सबसे ज्यादा ग्रेट है? तो वो सिंबल है। सिंबल के लिए W.B. Yeats ने ये बात कही है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पावर्स whether they are used consciously by the masters of magic। तो इनका कहने का मतलब है कि सिंबल जो है सभी पावर में ग्रेट है, चाहे उसको जो मैजिक के मास्टर है कॉन्शियसली यूज करें या फिर हाफ कॉन्शियसली यूज करें उनके जो सक्सेसर्स हैं उनके द्वारा, चाहे जो पोएट है, म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है। मतलब पोएट, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट या मैजिक मास्टर वो जानबूझ के यूज करें या अनजाने में यूज करें, चाहे जैसे भी यूज करें, सिंबल्स इज द ग्रेट पावर्स ऑफ ऑल। It's told by W.B. Yeats. Question number 5. Argued in The Sense of Beauty, 1896, that the beauty that we attribute to objects is merely the objectification of our own emotions. George Santayana. एक वर्क है द सेंस ऑफ ब्यूटी।
1896 का वर्क है। तो इसमें किसने कहा है कि ब्यूटी दैट वी एट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्ट इज मेयरली द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ आवर ओन इमोशंस। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में ब्यूटी की जो गुण है, ब्यूटी की एट्रीब्यूट है, उसे हम देखते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि दैट थिंग इज ब्यूटीफुल, बट दैट इज हमारे जो इमोशंस से होते हैं उसकी वजह से हमें वो चीज ब्यूटीफुल दिखाई देती है। ऐसा जॉर्ज संतायना कहते हैं अपने वर्क द सेंस ऑफ ब्यूटी में। तो याद रखेंगे जॉर्ज संतायना ब्यूटी को लेकर ओपिनियन देते हैं अपने वर्क द सेंस ऑफ ब्यूटी में। ये वर्क 1896 का वर्क है और इसमें वो बताते हैं कि ब्यूटी दैट वी एट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्ट इज मेयरली, अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम ब्यूटी का गुण जो है वो पुट करते हैं, यानी कि ब्यूटी हम उसमें देखते हैं या ब्यूटी के गुण को उसमें फील करते हैं, तो उसकी पीछे की वजह हमारे इमोशंस है कि हम कैसा फील करते हैं उस चीज के अंदर जो ब्यूटी है। किसी को वही चीज खूबसूरत लगता है, किसी को वही चीज खूबसूरत नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो हम उसके पीछे की वजह हमारे इमोशंस से। अगर हमारे इमोशंस उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दैट थिंग इज ब्यूटीफुल, देन वो ब्यूटीफुल हो जाता है हमारे लिए, और किसी के लिए वही नहीं होता है। तो ऐसा जॉर्ज संतायना कहते हैं। तो याद रखेंगे जॉर्ज संतायना का वर्क है द सेंस ऑफ ब्यूटी 1896। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड आई.ए. रिचर्ड्स मीन बाय सिनेस्थीसिस? देखिए यहाँ पे सिनेस्थीसिस को लेकर आई.ए. रिचर्ड्स का क्या मानना है। द peculiar organization of our impulses in a manner that harmonize them। तो सिनेस्थीसिस के बारे में आई.ए. रिचर्ड्स कहते हैं सिनेस्थीस क्या होता है। तो सिनेस्थीसिस जो होता है द peculiar organization our impulses in a manner, तो जो हमारे impulse का peculiar organization होता है in a manner that harmonizes them, और उस manner में जो उसे harmonize करता है, तो this is called synesthesis according to I.A. Richards। याद रखेंगे according to I.A. Richards synesthesis is the peculiar organization of our impulse in a manner that harmonizes them। Question number 7, who are the authors of the critical work The Meaning of Meaning? G.K. Ogden and I.A. Richards। तो here is critical work यानी क्रिटिसिज्म वाले वर्क है, और उस वर्क का टाइटल है द मीनिंग ऑफ मीनिंग। तो ये वर्क जो है किसने लिखा है? तो जी.के. ऑगडेन और आई.ए. रिचर्ड्स दोनों लोगों का कोलेबोरेशन वर्क है। तो याद रखेंगे द मीनिंग ऑफ मीनिंग क्रिटिकल वर्क है और इनके ऑथर है जी.के. ऑगडेन और आई.ए. रिचर्ड्स, दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट द फेमस क्रिटिकल वर्क 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी? दिस इज विलियम सिम्पसन। तो याद रखेंगे 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी किसने लिखा है? तो इट्स विलियम इम्सन। विलियम इम्सन का नाम याद रखेंगे 7 टाइप एम्बिग्विटी। क्वेश्चन नंबर 9, आई रिचर्ड्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। तो आई रिचर्ड्स जो है किस चीज से एसोसिएटेड नहीं है? तो लिटरेचर में जो सिंबलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उससे आई रिचर्ड्स एसोसिएटेड नहीं है। Question number 10. Eliot made it plain in his essay entitled The Preface Critique that he did not consider that the proper alternative to moralization was Impressionism। तो टी.एस. एलियट का एक ऐसे है जिसका टाइटल है द प्रीफेस क्रिटिक, जिसमें वो कहते हैं कि he did not consider that, वो नहीं मानते हैं कि the proper alternative to moralization was, मोरलाइजेशन के लिए प्रॉपर अल्टरनेटिव इम्प्रेशनिज्म नहीं मानते हैं टी.एस. एलियट। तो टी.एस. एलियट अपने एसे द प्रीफेस क्रिटिक में कहते हैं कि मोरलाइजेशन के लिए प्रॉपर अल्टरनेटिव इम्प्रेशनिज्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ हिज क्रिटिकल वर्क्स Eliot wrote that the poet has not a personality to express but a particular medium, which is only a medium, not a personality, in which impressions and experiences combine in peculiar
and unexpected ways, tradition and the individual talent। तो टीएस एलियट का एक एसे है जिसका टाइटल है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसी एसे में टीएस एलियट ने लिखा है, ये इनका क्रिटिकल एसे है। तो इसमें एलियट लिखते हैं कि द पोएट हैज नॉट अ पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस, पोएट का अपना पर्सनैलिटी नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, बट अ पर्टिकुलर मीडियम विच इज नॉट अ मीडियम नॉट अ पर्सनैलिटी। बल्कि जो पोएट है वो क्या है, उनको मतलब इन इलियट क्या कहते हैं कि पोएट का जो पर्सनैलिटी है उसका कहीं से भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए पोएट के वर्क पर। वो पोएट इज जस्ट अ मीडियम, पोएट क्या है, एक मीडियम है, और ओनली अ मीडियम नॉट अ पर्सनैलिटी। वो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई वो व्यक्तित्व नहीं है कि वो अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को अपने वर्क में क्या करें, उसे दिखाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। In which impressions and experiences combine in peculiar and unexpected ways। और उसमें क्या होना चाहिए, जो impressions और experiences हैं उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और वो भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वेज में और पिक्यूलियर वे में, बहुत अनोखे तरीके से। तो यहाँ पे टीएस एलियट का मानना है, टीएस एलियट ने उन सभी पोएट्स का उन्होंने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है जो पोएट्स अपने वर्क में अपना जो प्रेजेंस है वो शो करते हैं। तो टीएस एलियट का कहना है कि किसी भी पोएट को क्या होना चाहिए, अपने वर्क में उसे अपना जो पर्सनैलिटी है उसे पुट नहीं करना चाहिए। इसीलिए निगेटिव कैपेबिलिटी की बात होती है ना, निगेटिव कैपेबिलिटी में क्या होता है कि जो पोएट होते हैं वो बिल्कुल डिटैच होते हैं अपने वर्क से, वो बस वर्क को सीधे सीधे प्रेजेंट करते हैं। उस वर्क को लेकर उसमें पोएट के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता है कि पोएट क्या है, बस पोएट ने जो वर्क है उसको एज इट इज प्रेजेंट कर दिया है। तो ऐसा टीएस एलियट कहते हैं कि वही होना चाहिए, कभी भी पोएट का पर्सनल चीजें जो है उसके पोएट्री में नहीं आना चाहिए। Now question number 12, who had said that the metaphysical poets yoked by violence together the most heterogeneous ideas? It's डॉक्टर जॉनसन। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स को लेकर क्या कहा है कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो होते हैं यॉक्ड बाय वायलेंस टुगेदर द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज। तो ये क्या करते हैं, यॉक्ड बाय वायलेंस टुगेदर, तो जो वायलेंस है उसके द्वारा यॉक्ड होते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स, और दैट इज मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज है। तो एक तरह से थोड़ा सा निगेटिव क्रिटिसिज्म है डॉक्टर जॉनसन का हैवी मेटाफिजिकल पोएट्स। Question number 13, who found in the bold and often strenuous figurative language of the metaphysical poets the necessary fears for achieving a direct sensuous apprehension of thought or a recreation of thought into feeling? It's T.S. Eliot। तो टी.एस. एलियट का भी यहाँ पे कुछ कमेंट है मेटाफिजिकल पोएट्स को लेकर। तो वो कहते हैं कि who found in the bold and often strenuous figurative language of the metaphysical poets the necessary fears for achieving। तो टी.एस. एलियट कहते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स के लैंग्वेज होते हैं उसमें क्या होता है, अ डायरेक्ट सेंसुअस अप्रीहेंशन ऑफ थॉट होता है। मीन्स थॉट का एक डायरेक्ट सेंसुअस अप्रीहेंशन देखने को मिलता है, या फिर रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग, और जो थॉट का रिक्रिएशन देखने को मिलता है फीलिंग में। ऐसा टी.एस. एलियट कहते हैं, किसको लेकर, मेटाफिजिकल पोएट्स को लेकर। क्वेश्चन नंबर 14, इन हिज डॉक्ट्रिन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एलियट फॉलोज द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द सिंबोलिस्ट। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो ये फ्रेज है इसको कॉइन किया टी.एस. एलियट ने, और इन्होंने अपने इस डॉक्ट्राइन में क्या बात कही है कि ये कहते हैं कि द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द सिंबोलिस्ट। तो टी.एस. एलियट जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के डॉक्ट्राइन में सिंबोलिस्ट की जो थियरी और प्रैक्टिस है उसको वो फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी ऑकर्ड हियर कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किससे रिलेटेड है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. एलियट से रिलेटेड है, और इसमें ये किस तरह के किस चीज के थियरी और प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, तो सिंबोलिस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अटैक्ड टी.एस. एलियट सेइंग दैट
The Westland betrays in its lame rhythms his own spiritual limpness. तो टीएस इलियट के वेस्टलैंड को लेकर बहुत ही हार्श कमेंट यहाँ पे किया गया है कि जो वेस्टलैंड है वो बिट्रेज इन इट्स लिम्प रिदम, इसका जो लिम्प रिदम है वो उसको ये बिट्रे करता है द वेस्टलैंड, और रिदम हिज ओन, और उसका अपना रिदम हो जाता है स्पिरिचुअल लिम्पनेस। ठीक है, तो ऐसा विलियम विंटर्स का कहना है टीएस एलियट के लिए, टीएस एलियट का जो वर्क है द वेस्टलैंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज ट्रू रिगार्डिंग टीएस एलियट्स ओपिनियन ऑन पोएट्री। तो टीएस एलियट ने पोएट्री को लेकर अपनी ओपिनियन दी है, तो उनकी क्या ओपिनियन है देख लेते हैं। पोएट्री हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन इंडिपेंडेंट ऑफ पोएट्स पर्सनैलिटी। देखिए अभी जो इनका वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट करके जो इनका क्रिटिकल एसे था उसके बारे में हमने बताया कि पोएट क्या होना चाहिए, पोएट का उनकी वर्क पे कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे पोएट्री को लेकर टीएस एलियट कहते हैं कि पोएट्री हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, पोएट्री का अपना जीवन है, अपना अस्तित्व है, अपना एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोएट्स पर्सनैलिटी, और पोएट्री को स्वतंत्र होना चाहिए पोएट्स की पर्सनैलिटी से। मीन्स पोएट्स की पर्सनैलिटी का, उसके पर्सनल चीजों का पोएट्री में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, पोएट्री बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए पोएट की पर्सनैलिटी से, ऐसा टीएस एलियट कहते हैं पोएट्री के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, हु डिक्लेयर्ड इन हिज द आर्ट ऑफ फिक्शन that a novel is in its broadest definition a personal, a direct impression of life. It's Henry James. Henry James कहते हैं अपने वर्क द आर्ट ऑफ फिक्शन में कि a novel is in its broadest definition a personal. अगर नॉवेल का एक डेफिनेशन निकाला जाए ब्रॉड लेवल में, ब्रॉड सेंस में, तो ये पर्सनल होता है और डायरेक्ट इंप्रेशन ऑफ लाइफ, और लाइफ का डायरेक्ट इंप्रेशन होता है। तो ऐसा हेनरी जेम्स मानते हैं कि नॉवेल क्या होता है, पर्सनल होता है। ठीक है, और साथ में लाइफ का डायरेक्ट इंप्रेशन होता है नॉवेल। और हेनरी जेम्स ने ये बात कहाँ कहा है, द आर्ट ऑफ फिक्शन में कहा है। द आर्ट ऑफ फिक्शन हेनरी जेम्स का वर्क है और उसी में नॉवेल के बारे में ये कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन पोएट्री एंड ड्रामा एलियट ओपाइंड दैट ड्रामा इन वर्स इज द आइडियल। एलियट का वर्क है पोएट्री एंड ड्रामा, तो इसमें एलियट अपना ओपिनियन देते हैं कि ड्रामा कैसा होना चाहिए, अगर ड्रामा वर्स फॉर्म में है तो दैट इज आइडियल है। तो एलियट का मानना है कि ड्रामा को वर्स फॉर्म में होना चाहिए, न कि प्रोज फॉर्म में। Question number 19, the poet is only the efficient cause of the poem, but the poem having form has a formal cause that is to be sought. On examination, Northrop Frye finds it is formal cause to be the archetype. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि the poet is only the efficient cause of the poem. पोएट क्या होता है, पोएम का एकमात्र एफिशिएंट काज होता है, बट द पोएम हैविंग फॉर्म हैज अ फॉर्मल कॉज दैट इज टू बी शॉर्ट। लेकिन पोएम जो कि उसके पीछे एक फॉर्मल कॉज भी होता है, कारण भी होता है। ऑन एग्जामिनेशन जो वर्क है उसमें नॉर्थअप फ्राई जो है वो फॉर्मल कॉज को क्या बताते हैं, उस फॉर्मल कॉज को द आर्कटाइप बता रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्थअप फ्राई फाइंड्स दिस फॉर्मल कॉज टू बी व्हाट, द आर्कटाइप। ठीक है, तो जो फॉर्मल कॉज की वजह से पोएम राइट किया जाता है, तो वो फॉर्मल कॉज क्या है अकॉर्डिंग टू नॉर्थअप फ्राई, दैट इज द आर्कटाइप। Question number 20, who held that poetry and myth arise out of the same human needs, represent the same kind of symbolic structure, and succeed in investing experience with the same kind of awe and magical wonder? It's Richard Chase. रिचर्ड चेज ने पोएट्री को लेकर अपना ओपिनियन दिया है और कहा है कि पोएट्री एंड मीथ अराइज आउट ऑफ द सेम ह्यूमन नीड्स। तो पोएट्री और मीथ जो होता है सेम ह्यूमन नीड्स से वो ऑकर होता है, रिप्रेजेंट द सेम काइंड ऑफ सिंबॉलिक स्ट्रक्चर एंड सक्सीड इन इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। तो सेम सिंबॉलिक स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है और साथ में जो सेम एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है, उसको भी कैरी ऑन करता है with the same kind of awe and magical wonder,
और एक ही जैसा और मैजिकल वंडर भी होता है, जैसा पोएट्री में होता है वैसा मीथ में होता है। तो रिचर्ड चेस कहते हैं कि पोएट्री एंड मीथ के जो ओरिजिन से, कैसे पोएट्री कोई फॉर्म होता है, कैसे कोई मीथ फॉर्म होता है, तो उसके पीछे क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो सेम सेम होता है पोएट्री और मीथ के लिए, ऐसा रिचर्ड चेज कहते हैं। तो याद रखेंगे ये सभी फैक्ट्स। काफी अच्छे फैक्ट्स डिस्कस किए जा चुके हैं इस वीडियो में, और आप लोगों का मोटिवेशन जो है वो डिमांड की जा रही है, मीन्स आप लोग मोटिवेट करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। और मोटिवेट करने के ऑप्शन है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।